उन्नाव से साक्षी महाराज और फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत, कन्नौज से सुब्रत पाठक को एक बार फिर से प्रत्याशी बनाया गया है। गोरखपुर से रवि किशन शुक्ला को एक बार फिर से टिकट दिया गया। आजमगढ़ से उपचुनाव में विजय हासिल करने वाले दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया गया है। तो ये वो उत्तर प्रदेश के तमाम नाम हैं। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो नैनीताल से अजय भट्ट को टिकट दिया गया है और तो हमारे साथ एसोसिएट एग्जीक्यूटिव एडिटर धीरेन्द्र पुंडीर सर लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, जैसा कि हम लोग जिक्र कर रहे थे, बात कर रहे थे, सूची जारी होने से पहले न्यूज स्टेट की उन तमाम खबर पर आधिकारिक पुष्टि उसकी होती हुई नजर आ रही है और जिन नामों पर हमने चर्चा की अमूमन वही नाम जो है इस सूची में शामिल है। देखिए, जैसे गोंडा पर सबकी निगाह थी, गोंडा में क्या होगा, तो गोंडा में उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया, उनके बेटे को दे दिया कीर्तिवर्धन को, ये सब था। इसके अलावा बाकी तमाम चीज़ें तो ज़्यादातर रिपीट उस तरह की है। टेनी के टिकट को लेकर हो रहा था कि उनको मिलेगा या नहीं, उनको भी वापस कर दिया। इसके अलावा हेमा मालिनी के टिकट को लेकर था कि क्या हेमा मालिनी रिपीट करेंगी, तो उनको भी दे दिया गया है। डॉक्टर महेश शर्मा वापस हैं, तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा। जैसे मैं आपसे बातचीत भी कर रहा था कि मुजफ्फरनगर में कोई संभावना नहीं है कि संजीव बालियान को बदला जाए, तो वही हुआ है। तो इस तरह से बीजेपी ने रिपीट किया है। उत्तर प्रदेश में उनको कोई बहुत बड़ी चुनौती ऐसा लग रहा है कि उन्होंने नहीं माना है विपक्ष को और लिहाजा कोई चीज बहुत उन्होंने इधर से उधर नहीं की है। आप देखेंगे ज्यादातर नाम को पूरा एज सच रिपीट कर दिया है, चाहे राजकुमार चाहर का नाम हो, चाहे राजेश वर्मा हो, चाहे साक्षी महाराज हो, स्मृति ईरानी हो, सुब्रत पाठक, देवेंद्र भोले, अनुराग, पुष्पेंद्र सिंह चंदेल और जो ज्यादातर नाम है लल्लू सिंह, इन तमाम लोगों में लग रहा था कि शायद कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बीजेपी ने बहुत ज्यादा चेंज उत्तर प्रदेश में नहीं किया है। बाकी लिस्ट भी अगर आप गौर करेंगे तो बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। जैसे अलग राज्यों में भी उन्होंने शिवराज सिंह को शामिल किया। सिर्फ एक जो बड़ा चेंज दिखा कि वहाँ साध्वी प्रज्ञा उनका टिकट कटा है। इसके अलावा तो बहुत ज़्यादा चेंज मुझे नहीं लग रहा कि किया है। तो बीजेपी अपनी जीत पर पूरी तरह आश्वस्त है। कम से कम ये जो लिस्ट है वो ये बता रही है कि वो बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ करने के मूड में नहीं। स्मृति ईरानी वापस वही से अमेठी से चुनौती देंगी, जो भी वापस अपनी सीट को रिटेन करने के लिए लड़ेंगी। रायबरेली का नाम नहीं है क्योंकि ये पहले से ही उम्मीद थी, क्योंकि रायबरेली में अभी तक जिस तरह का अरेंजमेंट वो कर रही है पार्टी, जो दिख रहा है अपरेंटली वो पूरा नहीं हुआ है, तो उसका इंतजार है। इसके अलावा आपने देखा होगा बागपत नहीं है, इसके अलावा बिजनौर नहीं है। तो ये वो तमाम सीटें जिन पर बातचीत हो रही है, वो तमाम सीटें जिन पर सहयोगी दलों को दिया जाना है, उनके साथ बातचीत हो रही। तो ये सब बचे हुए हैं, लेकिन 51 सीटों का पहले ही लिस्ट में नाम देकर उन्होंने ये बता दिया कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, पूरी तरह से लड़ाई में लड़ने वाले हैं। वो घनश्याम लोधी का टिकट दिया है उन्होंने। इसके अलावा कैराना से फिर वापस रिपीट है। संभल से परमेश्वर लाल लोधी एक जो है हम लोग देख रहे हैं, चूंकि चुनौती संभल में है, संभल हारी हुई सीट थी, उसको बीजेपी वापस लेना चाहती है, तो इसलिए एक नाम ये है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जिस लिस्ट की हम लोग उम्मीद कर रहे थे लगभग वैसी ही है। जिस तरह की बात की जा रही थी बहुत चेंज होगा, उस तरह का कोई चेंज हमको नहीं दिख रहा है। जी बिल्कुल, कुछ ऐसे नाम हैं जिनको लेकर कहा जा रहा था कि हेमा मालिनी का टिकट कट सकता है, उनको रिपीट कर दिया गया। देवेंद्र सिंह भोले को उम्र का तकाजा किया जा रहा था कि वो उनका टिकट कट सकता है, एक बार फिर से उनको प्रत्याशी बनाया। एक नाम का जिक्र मैं करना चाहूँगा, जैसे श्रावस्ती से साकेत मिश्र को टिकट दिया गया, जो कि श्री राम जन्मभूमि न्यास की निर्माण समिति के प्रमुख नृपेंद्र मिश्र के बेटे हैं। क्या कहेंगे इसको? आपका सवाल मुझसे है शुभम? जी 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 धीरेन्द्र जी। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि वो पूरा का पूरा हिस्सा रखा है और ख़ास तौर से ये तमाम लोग जिनको हम देख रहे हैं ये रिपीट करते हुए, वहाँ ज़रूर श्री राम जन्मभूमि का उस पूरे हिस्से का, उस न्यास के साथ जुड़े हुए लोगों का, चूँकि जिस तरह की लहर इस वक्त राम लहर वो पार्टी चाहती है कि वो है और दिख रही है, लोगों को भी दिख रही है उस मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद। तो ऐसी हर एक चीज़ को जो प्रतीकों में हो वो सब चीज़ों को ज़रूर बीजेपी चाहेगी, लेकिन ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो पहले से साधे हुए जातीय समीकरणों के आधार पर ही जो टिकट पहले अनाउंस किए गए थे, जो लड़ रहे थे, जो जीते हुए थे, ज़्यादातर बीजेपी के पास जीते हुए उम्मीदवार थे, क्योंकि जिस पार्टी के पास 64 से 66 सीटें हों, चाहे गठबंधन में मिला के हों, तो उसके पास बहुत ज़्यादा चेंज करने की स्थिति में इस बार नहीं दिखी, क्योंकि उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया है। और ये पहली बात है कि वो
चाहते भी हैं कि शायद बहुत आराम से सहलता के साथ उत्तर प्रदेश से वो जीत कर आगे निकले। और जो रिकॉर्ड बनाने की बात है, जिस 78 सीटों को जीतना, 78 से 80, वो 80-0 का कह रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 78 सीटों को उनके बीच में यह है कि वो लेके रहेंगे, उस सब में मुझे लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लिया पार्टी ने, और इजी जो पाथ होता है उसी पर चलने की कोशिश की है। बिल्कुल। एक बात मैं आपसे समझना चाहूँगा कि लंबा अनुभव है इलेक्शन को कवर करने का आपका, क्योंकि जिस तरीके से हम देखें, रिस्क लेने की कोशिश बिल्कुल भी बीजेपी ने नहीं की है। और अमूमन ऐसा होता है कि जो विजयी प्रत्याशी होता है या जो मौजूदा सांसद होता है, उसके प्रति एक एंटी इनकम्बेंसी भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है, लेकिन बीजेपी ने इसको बिल्कुल नज़रअंदाज किया है। क्या वो अति उत्साहित हैं, अति आत्मविश्वास से लबरेज हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के तौर पर, कि सिर्फ उनके चेहरे को लेकर ही चुनाव जीता जा सकता है? और बहुत सारी नीतियां जो उनकी हैं, जो जमीनी स्तर पर फलीभूत होती हुई भी नजर आई थी, उनकी तमाम योजनाएं, किसानों को डायरेक्ट जोड़ने की बात कर ले, किसान सम्मान निधि के तौर पर, या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं। देखिए, उत्तर प्रदेश को तो हमको एक टेस्ट उसके तौर पर देखना होगा, बीजेपी की टेस्ट लैब के ऊपर, क्योंकि आपके पास जिसकी बात करते हैं हम लोग, एक बड़ी बात करते हैं राशन, शासन और भाषण। ये एक बीजेपी का जो एक लड़ाई का एक तरीका है, वो आपको यहाँ पूरे उत्तर प्रदेश में दिखाई देगा। राशन जिस तरह से तमाम उन गरीब लोगों को जिनके पास आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, कोरोना के बाद हुई, उसको एक्सटेंड करते हुए जो लंबा एक वो है, उसको उन्होंने दिखाया है। और मोदी जो गरीब तबका है, उसके सबसे बड़े नेता के तौर पे कम से कम उत्तर प्रदेश में उनका कोई मैच नहीं है। आप यहाँ देखेंगे, उनको लोग इसी तरह से देखते हैं। और योगी शासन के प्रतीक बन चुके हैं तमाम राज्यों में। आप देखेंगे, बुलडोजर मॉडल की चर्चा दुनिया के अलग अलग जगह पर होती है, तो शासन के तौर पर है। और भाषण उनके देने के लिए उनके पास अपने लोग हैं, वो चाहे योगी आदित्यनाथ का भाषण हो, जिनको बाकी तमाम जगह पसंद किया जाता है, प्रधानमंत्री मोदी आते हैं तो उनको सुनते हैं, और ऐसे कई सारे लोग हैं। तो मुझे लगता है कि उन्होंने एक सेफ रास्ता चुना है, क्योंकि मोदी की जो गारंटी है उसी के सहारे वो आगे बढ़ रही है। और इनमें से ज़्यादातर मैं कुछ उम्मीदवारों के बारे में तो कह सकता हूं कि उनका बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है। मैं ये बात बिल्कुल उसके साथ कह सकता हूं, बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हेमा मालिनी बिल्कुल जिस तरह का मथुरा का टेम्परामेंट है, मथुरा जिस तरह की सीट है, ग्रामीण इलाकों की पूरी सीट मानी जाती है, वहाँ बहुत ज़्यादा उनका इम्पैक्ट उस तरह से है, या उनका 1-to-1 कॉन्टैक्ट है, मुझे ऐसा नहीं लगता है कम से कम। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और उस इलाके में सरकार के किए गए काम, जो काम है, जिस कॉरिडोर की बात है, वो बड़ा कॉरिडोर है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बड़ी चीजें हैं। दिल्ली से जाने वाले रास्ते आप देख रहे होंगे, पिछले 5 से 10 सालों में जिस तरह बदलाव आया है, उसके आधार पर गई है। तो पार्टी ने बहुत सेफ पेसेस चुना है, और प्रधानमंत्री मोदी और योगी के मॉडल पर पूरी ताकत लगा दी है। बिल्कुल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो इमेज है, उसको कहीं ना कहीं बुनाने की कोशिश लगातार की जा रही है बीजेपी के द्वारा। और ये देखिए, तस्वीरें देखिए, जश्न का माहौल है। जिन प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हो गई, उनके समर्थक जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो वो वाराणसी से तीसरी बार चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। एक बार फिर से आपको उन तमाम प्रत्याशियों का अगर हम नाम बताएं तो ये वो सूची है जो न्यूज स्टेट आपको दिखा रहा है, एक के बाद एक। और बीजेपी के तमाम लोकसभा प्रत्याशियों की सूची आपको हम दिखा रहे हैं। तो देखिए, ढोल नगाड़ों की छाप पर झूमते हुए नजर आ रहे हैं ये तमाम कार्यकर्ता हैं। वो खुश हैं, बेहद उत्साहित हैं।
आज हम लोगों की उत्साह बताने लायक नहीं है कितना है। हर काशी का नागरिक अपने को तीसरी बार प्रधानमंत्री पाकर इतना खुश है कि कहने की बात नहीं है। हमारा अब की बार नेता विश्व गुरु बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। अपना सांसद, अपनी काशी का सांसद, अपना देश का प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी का नारा है, अब की बार 400 पार, अब की बार 400 पार। ऐसे यशस्वी वो मोदी नहीं है, वो भगवान का अंश हैं। अगर उनके सामने आप बात करें तो भगवान का अंश झलकेगा, वो सामान्य व्यक्ति नहीं है। ऐसे हमारे काशी के लाल, काशी के सांसद, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, मैं उनको भगवान के रूप में देखना चाहता हूं और भगवान का अंश झलकता है। ऐसे आप लोगों के माध्यम से मैं उनको नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं, वंदन करता हूं। भगवान उनको विश्व गुरु बनाए। ऐसा न भूतो न भविष्य, न कभी थे न कभी होगा, वो नाम मोदी। अभूतपूर्व उत्साह है काशी में, और काशी के लोग इस बार ऐतिहासिक रूप से उनको पूरे देश में सर्वाधिक वोटों से जिताने का काम करेंगे। और मोदी जी अब की बार इतिहास रचने का काम करेंगे। यहाँ एक चीज आप ध्यान दें कि उन राज्यों के प्रत्याशियों के नाम का ऐलान इसमें नहीं किया गया है जहाँ पे एनडीए है। एनडीए के घटक दलों से भी पार्टी को बात करनी है। महाराष्ट्र में बात करनी है, कर्नाटका में बात करनी है, तमिलनाडु में बात करनी है, बिहार में उनको भी बात करनी है। तो जहाँ पर समझौता है, गठबंधन है, उसको पार्टी ने अभी परहेज किया है, लेकिन बाकी जगहों का ऐलान कर दिया है। लेकिन इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि युवा तो लगातार हर एक सीट से तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी डिटेल्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से उन्होंने काम किया और कैसे उनकी जीत जो है सुनिश्चित करेंगे। पूर्ण उत्साह है काशी में, और काशी के लोग इस बार ऐतिहासिक रूप से उनको पूरे देश में सर्वाधिक कार्यकर्ता नई दिल्ली लोकसभा सीट पर जाएगा। और मुझे पूरा यकीन है कि हम तीसरी बार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधान सेवक बनाएंगे। बीजेपी पहले से बहुत मजबूत है, इस बार क्या होने वाला है, किसको चुनौती मानते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम वोट मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीति, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरे होने की गारंटी। और मैं जानती हूँ कि भारत की जनता को इतना अटूट विश्वास है मोदी जी की एक एक विकास की नीति पे कि हम इस बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। लोकप्रिय नेता सुषमा जी की आप बेटी हैं, उन्होंने देश के लिए बहुत बलिदान दिया है, आपको मौका मिल रहा है, क्या कहना? जी, मैं कहूंगी कि माँ का आशीर्वाद है, लेकिन ये टिकट मुझे नहीं मिली। ये टिकट एक एक भाजपा के कार्यकर्ता को मिली है और मैं इस अवसर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। तो बांसुरी स्वराज को आप सुन रहे थे। सुषमा स्वराज की ये बेटी हैं और इनको नई दिल्ली सीट से बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया। बेहद आशान्वित नजर आ रही थी और जिस तरीके से उनकी मां जो मुखर होकर एक बोलती हुई नजर आती थी, ठीक उनकी प्रतिमूर्ति नजर यहाँ पर आ रही है। तो निखिल हमारे सहयोगी राजधानी लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, आपके पास आएंगे। उत्तर प्रदेश के 51 प्रत्याशियों की जो सूची है उसका ऐलान कर दिया गया है तकरीबन, और अमूमन हम कहें वही प्रत्याशी हैं जो पिछले लोकसभा चुनाव में नजर आए थे। एक दो सीटों की अगर हम बात छोड़ दें तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीजेपी पूरी तरीके से आशान्वित है और अब चुनावी समर में उतरने जा रहे हैं। हालांकि जैसा कि आपने पहले भी कहा था कि वो 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। देखिए, 51 सीटों के नामों के ऐलान में अगर आप देखें तो 4 ऐसे नाम हैं जिनका बदलाव इस बार किया गया। साकेत मिश्रा श्रावस्ती से हैं, इसके साथ ही ओम कुमार नागीना से हैं। रितेश पांडे अम्बेडकर नगर से टिकट मिला है, अभी जल्दी भारतीय जनता पार्टी में आए हैं। और अगर बात करें तो कृपा शंकर को जौनपुर से चुनाव लड़ाया गया। ये ऐसी 4 सीटें हैं जिसमें बदलाव किया गया, जिसमें से नगीना सीट पे भारतीय जनता पार्टी पिछली बार चुनाव हार गई थी। तो आप ये इस बात को बहुत स्पष्ट समझिए कि जो 51 सीटें थी इसमें से लगभग जो 47 उम्मीदवार हैं इनको रिपीट किया गया। यानी जो भारतीय जनता पार्टी है वो कितनी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है अपने पुराने उम्मीदवारों के साथ ही।
उन्हीं उम्मीदवारों के दम पर वो जो उसने इस बार उत्तर प्रदेश में जो 80 का सपना देखा है, 80 सीटों पर चुनाव जीतने का सपना देखा है, वो उसे साकार करने के लिए तैयार है। अगर अब इसके बाद 51 के बाद बाकी अगर हम सीटों की बात करें तो इसमें से 6 सीटें जो है वो विपक्षी दलों को, माफ कीजिए, सहयोगी दलों को दी गई हैं। तो सहयोगी दलों के साथ अभी थोड़ी देर में बैठक होगी, बैठक में तय किया जाएगा कि वो किन के उम्मीदवार किन किन क्षेत्रों से चुनाव लड़ने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो जो भी सीटें बच रही हैं वो सीटें बहुत महत्वपूर्ण होंगी आने वाले समय में। कारण ये कि इन सीटों पर कहीं ना कहीं जो दांवपेच है वो फंसा हुआ है। उम्मीदवार जो है बदले जाएंगे या जो मौजूदा उम्मीदवार हैं वो चुनाव लड़ेंगे। अगर हम सीटों की बात करें तो आप देखिए, चाहे वो कानपुर की बात हो, चाहे प्रयागराज की बात हो, ये महत्वपूर्ण सीटें हैं उत्तर प्रदेश में जिन पे अभी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान नहीं किया गया। तो यहाँ पर क्या कोई बदलाव होना है, और बदलाव होना है तो कैसे होना है? ऐसे उत्तर प्रदेश में बाकी जो सीटें हैं जिनका नाम इस बार अनाउंस नहीं किया गया, तो इन सीटों को लेकर जो है लगातार जो है रायबरेली में चूंकि ये माना जा रहा था कि कोई मजबूत उम्मीदवार जो है वो भारतीय जनता पार्टी लड़ा सकती है। उसके पीछे कारण ये है कि समाजवादी पार्टी के जो रायबरेली के आसपास के जो मजबूत पकड़ वाले नेता थे वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को राज्यसभा में प्रत्याशियों को वोट किया था। तो रायबरेली भी माना जा रहा था कि उसके भी नाम के अनाउंस किया जाएगा, लेकिन अभी वो भी नहीं किया गया। तो अब जो सीटें बची हैं वो एक तरह से कहें कि बेहद ही गंभीर सीटें हैं, संवेदनशील सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी के लिहाजे से कि यहाँ पर किस उम्मीदवार को लड़ाया जाए ताकि जो मिशन 80 का सपना वो पूरा हो। अब 51 सीटें जिनके नामों का ऐलान किया गया है, इसमें आप देखिए जो एक बार ये भी कहा जा रहा था कि जो उम्र की बाध्यता होगी भारतीय जनता पार्टी ने उससे भी परहेज किया है। हेमा मालिनी को चुनाव लड़ाया गया है, तो हेमा मालिनी के चुनाव लड़ाने से पीछे भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा एक बहुत साफ है कि जो प्रत्याशी जिस सीट से चुनाव लड़ेगा, जो जीता आया उसे उसी सीट से चुनाव लड़ाया जाए। अगर हम मथुरा की बात करें समीकरण की, तो माना जाता है श्रीकांत शर्मा को मथुरा से चुनाव लड़ाया जा सकता है हेमा मालिनी का टिकट काट के। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया। जो 47 सीटें हैं भारतीय जनता पार्टी की, इस बार उम्मीदवार रिपीट किए गए, इस पर किसी तरह का एक्सपेरिमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं किया। 4 सीटें जो जिस पर उम्मीदवार बदले, इनमें समीकरण भी बदले हैं। शायद यही वजह है कि उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया है, नए उम्मीदवारों के नामों का चयन किया गया है। बाकी जो सीटें हैं अब वाकई में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुश्किल भरी सीटें हैं, और इन सीटों से जो प्रत्याशी जो दावेदारी कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत मुश्किल सीटें हैं। तो बहुत कैलकुलेशन के बाद अब बची हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करेगी। जी बिल्कुल। तो इन बची हुई सीटों पर बहुत सोच समझ कर अब बीजेपी आगे जाएगी। हमारे साथ धीरेन्द्र से लगातार बने हुए हैं। धीरेन्द्र जी, मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जो अब बची हुई 29 सीटें हैं वो कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर मंथन कर रही होगी, और बहुत से ऐसे प्रत्याशी हैं जिनकी टिकट काटे जाने का अनुमान जो लगाया जा रहा है, क्या वो इस चरण में देखने को मिल सकता है जो दूसरी सूची आने वाली है? हाँ देखिए शुभम, एक तो पहले मैं गोंडा वाला चीज कर दूं। मुझे लगा कैसरगंज वाली सीट का अनाउंस हुआ तो वो नहीं हुआ है, वहाँ भी रिपीट ही किया गया है। तो वही कैंडिडेट है, मुझे लगा कि ब्रजभूषण शरण सिंह को शायद कैसरगंज का नाम है, तो वो नहीं आया है ना उनका। तो ये वो सीट है जहां दिक्कतें हैं बीजेपी को, जहां बीजेपी चेंज करने की सोचे। दिक्कत का मतलब उनको इस बात की दिक्कत कम है कि उनके कैंडिडेट्स को वोट मिलेगा या नहीं, उनको ये है कि उम्मीदवार कौन सा रखा जाए, किस तरह रखा जाए। जैसे बहुत ही साफ बात की, जिस उम्र के आधार पर वो कटने का टिकट था वो भी सब अब इस बार नहीं ध्यान में रखा गया है। हेमा मालिनी का टिकट उसका एक उदाहरण है, और हेमा मालिनी ने कहा भी था कि अगर मैं लड़ूंगी तो चुनाव यहीं से लड़ूंगी, मथुरा से, और मैं लड़ना भी चाहती हूँ, तो उसको दोहराया गया है। पार्टी नगीना, संबल, इन सीटों को जीतने के लिए जिस तरह के जातिगत समीकरणों पर आई है वो भी एक बेहतर कोशिश है। तो मुझे ये लगता है कि जो बची हुई सीटें, जैसे मैं रायबरेली का जिक्र कर रहा था, रायबरेली एक ऐसी सीट है जिसको बीजेपी जीतना चाहती है। अशोक सिंह के बाद यानी 96-98 के बाद बीजेपी ने इस सीट पर कभी जीत हासिल नहीं की है, और उसने एक्सपेरिमेंट बहुत किए हैं। अगर आप गौर करेंगे किस तरह से पिछली बार उन्होंने दिनेश प्रताप सिंह को लाए, उससे पहले उन्होंने अजय को भेजा, अजय अग्रवाल को, यानी सब एक्सपेरिमेंट कर चुके। और इस बार ये कहा जा रहा है कि एक ब्राह्मण चेहरा वहां आकर जिता सकता है, क्योंकि जब से सतीश शर्मा में 98 के बाद से जो जीत हासिल हुई 2004 से, वहां सोनिया गांधी हैं, तो एक निरंतरता है उस सीट पर। 17 बार वैसे अगर हम देखते हैं तो ज्यादातर कांग्रेस के है, क्योंकि 77 में राजनारायण जीते, उसके बाद अशोक सिंह जीते, इसके बाद तो ये कांग्रेस की सीट है, तो उसको जीतना चाहती है। उस प्रतीक के तौर पर बीजेपी उस सीट को जीतना चाहती है, जिस तरह उसने
उन्होंने अमेठी को जीता। इसके अलावा इलाहाबाद की सीट का जिक्र नहीं है, जहां टिकट बदलने की बात की जा रही है, जहां तक मैं देख रहा हूं उसमें। तो वो ये तमाम चीज़ें हैं जहां उनको नए समीकरण बनाने, लेकिन मुझे इस 51 सीटों की जो सूची है उसको देखकर थोड़ा सा ये लगता है कि बीजेपी ने अपने आप को एक सेफ खेलने की कोशिश की। तो नहीं लग रहा कि आगे भी वो बहुत ज़्यादा जो है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने की उसमें होगा, क्योंकि ये वो सीट थी जहां वो आसानी से जीती थी। मैं आपको बता रहा था सिर्फ एक सीट ऐसे जैसे मुजफ्फरनगर में 6,500 से संजीव बालियान जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर कहीं बड़ा होगा। प्रदीप चौधरी वो लगातार वहां से, जब से बाबू हुकुम सिंह की डेथ हुई थी उसके बाद से उनको टिकट दिया गया था। उनकी बेटी मृगांका विधानसभा चुनाव में नहीं पास हो पाई हैं। 2 बार उन्होंने जनता के सामने जाकर कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ है उनका। तो मुझे ये लगता है कि बीजेपी जिस तरह से बची हुई सीटों पर भी बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगी। जिताऊ कैंडिडेट की जो तलाश है उसके साथ जाना है, वरना जिस तरह से उन्होंने कैंडिडेट अभी उसमें मुझे लगता है गाजियाबाद भी सीट नहीं है, जबकि आप वहाँ से यहाँ तक आए, आपने इसको छोड़ा है, आपने इधर तो सीट ले ली है, डॉक्टर महेश शर्मा की अनाउंस कर दी, उधर आपने मुजफ्फरनगर कैराना कर दी, इधर नगीना कर दी। तो मेरठ की वो सीट है जहां आपको देखा होगा, जहां हम लोग मेरठ की सीट पर भी मान रहे हैं कि शायद अग्रवाल को बदलने की बात हो सकती है। तो ये कुछ सीटें हैं जहां हम थोड़ा चेंज देखेंगे, लेकिन सेफ खेल रही है बीजेपी यहाँ अपने रिकॉर्ड बनाने के लिए कुछ चीज़ें जो उसने तय की थी उनको इस बार किनारे रखकर जीत पहली बार है, क्योंकि मुझे लगता है पार्टी ने इस बात को बहुत गंभीरता से तय कर लिया है कि वो कोई नारा नहीं है, हम उस पर खरा उतरना चाहेंगे जो 400 पार का नारा है, और 370 हटाने के बदले जो 370 सीट वो जीतना चाहती है उसकी तरफ इतनी गंभीर है कि वो बहुत सारे चेंजेस नहीं करना चाहती। भले ही बाद में उसको अचानक जब चेंज होंगे तो उसको बड़े बदलाव करने होंगे, लेकिन आज की डेट में तो यही है कि उसने बहुत ज़्यादा चेंज किया, बहुत कुछ ही नहीं किया है अगर मैं ये कहूँ। बिल्कुल, तो कुछ चेंजेस जो है करने की कोशिश यहाँ पर नहीं की है भारतीय जनता पार्टी ने, और लगातार न्यूज स्टेट पर मेगा कवरेज जारी है। बिना बड़े बदलाव से बीजेपी जो है वो चुनावी समर में उतरनी जा रही है। जो फिलहाल अभी उन्होंने सीटों की घोषणा की उसमें बहुत बदलाव देखने को नहीं मिला है। निखिल हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल, 24 की जीत को लेकर बीजेपी बेहद आशान्वित है। कुछ सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं जो कयास लगाए जा रहे थे वो सही साबित हुए हैं, और फिर से उन्हीं लोगों को प्रत्याशी बना दिया गया, उन्हीं तमाम चेहरों को रिपीट कर दिया गया। लेकिन जो आने वाले सीट है जिन पर कहीं ना कहीं बीजेपी अभी नज़र बनाए है और अभी मंथन भी चल रहा है, बाकी पार्टी के प्रत्याशियों की घोषणा का भी इंतज़ार किया जा रहा है, तो क्या लगता है कि उन पर कैसे खेलेगी बीजेपी, कैसे इंतज़ार उसका किया जाए? देखिए 39 सीटों पर उम्मीदवार अभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं घोषित किए गए। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि 6 सीटें जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने सहयोगी दलों को दी है, जिसके साथ आज बैठक होनी है। 33 ऐसी सीटें हैं जिस पर भारतीय जनता पार्टी को अब उम्मीदवार घोषित करने हैं। इन 33 सीटों की अगर हम बात करें तो इसमें ज़्यादातर सीटें ऐसी हैं जो या तो गठबंधन के सहयोगियों के अगल बगल की सीटें हैं या उस इलाके को प्रभावित करने वाली सीटें हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ये बात बखूबी समझती है कि जो गठबंधन के सहयोगी दल हैं उनको कम से कम उनसे विचार विमर्श करके इस सीटों को घोषणा की जाए, ताकि आपस में किसी तरह का मतभेद ना दिखे। यही वजह कि आप देखिए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हों, चाहे वो संजय निषाद हों, चाहे अनुप्रिया पटेल हों, चाहे राष्ट्रीय लोकदल के लोग हों, सबको आज बुलाया गया है। आज दिल्ली में बैठक होकर इस बात पर रणनीति पर आगे की तय होगी। देखिए, एक बात बहुत साफ है कि उत्तर प्रदेश की जहाँ तक आप बात करें, दूसरे प्रदेशों से अलग एकदम चुनाव, उत्तर प्रदेश का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर हो रहा है। ऐसे में प्रत्याशी कोई हो, इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता तब तक जब तक जातिगत समीकरण में कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हो रहा है। तो ये बात भाजपा समझती है, और भाजपा को ये बात मालूम है कि ऐसे प्रत्याशी जिनकी कम से कम क्षेत्र में छवि सही है और जातिगत समीकरण के हिसाब से भी फिट बैठते हैं,
तो उनको कम से कम इस बार रिपीट किया है। और उसके साथ ही जो बदलाव वाली 4 सीटें जो अभी तक पूरे इस 51 में देखने को मिली है वो भी परिस्थितियों के हिसाब से बदली है। तो बहुत बड़ा जिस तरह के चेंजेस की कल्पना की जा रही थी, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने भी शुरुआत में दावा किया था कि जो सीनियर सिटीजन है, यानी जो सीनियर हो गए, जिनका रिटायरमेंट का समय आ गया, उनको प्रत्याशी नहीं बनाएंगे, तो उससे भी परहेज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मकसद सिर्फ एक है कि 80 की 80 सीटों पर किसी भी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराना चाहती है। और एक बात बहुत साफ है कि वो किसी तरह का विवाद भी नहीं चाहती। प्रत्याशियों का जब भी बदलाव होता है तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों की नाराजगी होती है, बहुत सारे लोगों में खुशियां होती है। तो उस विवाद से भी भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें खास करके, तो बहुत ही सूझबूझ के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और बहुत ही आक्रामक तौर तरीका न अपनाते हुए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है, ताकि जो चुनाव है वो जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में देखा, बहुत स्मूथी चुनाव हो, बहुत ज्यादा पार्टी को अंतर्कलह की स्थिति का सामना न करना पड़े। जी बिल्कुल निखिल, इस वक्त हमारे साथ आजमगढ़ से हमारे सहयोगी रवि भी जुड़ रहे हैं। रवि, इस सीट से, आजमगढ़ सीट से अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपने विजयी प्रत्याशी जिन्होंने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ को प्रत्याशी बनाया है। क्या कुछ वहां के लोगों का कहना है, कितनी चुनौती दे पाएंगे? क्योंकि ये माना जा रहा है कि आजमगढ़ और कन्नौज 2 सीटों से अखिलेश यादव प्रत्याशी हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसमें कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। जी बिल्कुल, इस बार अभी जो दिनेश लाल यादव को प्रत्याशी बनाया गया, तो दिनेश लाल यादव जब से चुनाव जीते लगातार क्षेत्र में लोगों से मिलना जुलना, और यहाँ लोगों से हमने बात की, उनके टिकट मिलने के बाद जो है उनका साफ तौर पर कहना था कि हमें वो सांसद थी जो हमारे साथ हमेशा मौजूद रहे, समय पर जिले में सबकी समस्याएं सुने। तो इस चीज को लेकर के यहाँ के कुछ लोगों में प्रसन्नता भी है। वहीं दूसरी तरफ अगर अखिलेश यादव की बात करें, या समाजवादी पार्टी का जो प्रत्याशी अखिलेश या धर्मेंद्र यादव के नाम की चर्चा यहाँ पर चल रही है, तो यह भी एक सबसे बड़ा समीकरण है कि आजमगढ़ यादव और मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। तो दिनेश लाल यादव या अखिलेश यादव या फिर धर्मेंद्र यादव, तो जो भी भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी होंगे, उनकी लड़ाई जो होगी वो बेहद दिलचस्प होगी। मतदाता पूरी तरह से खुल के अभी धीरे धीरे सामने आएगा, रुझान लोगों के बाद में पता चलेंगे। लेकिन वर्तमान की अगर बात की जाए तो दिनेश लाल यादव जिस तरह से चुनाव जीतने के बाद लगातार आजमगढ़ में जमे रहे, तो कहीं ना कहीं से आजमगढ़ के लोगों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है। जी बिल्कुल, आजमगढ़ के लोगों का क्या कुछ कहना है इस पर? आप लोगों से जब बात की तो उनका, जिस तरीके से बीजेपी ने प्रत्याशी एक बार फिर से बनाया दिनेश लाल यादव निरहुआ को, जो उनके द्वारा लगातार जनसभाओं में इस बात का जिक्र भी कहा जा रहा था कि जो रुके हुए काम है वो उनके द्वारा शुरू करवाए गए हैं, तो क्या वाकई में ऐसा हुआ है? तो लोकसभा चुनाव के बाद से जिस तरह से आजमगढ़ में जो डेवलपमेंट के कार्य हुए, जैसे कि मंदिर एयरपोर्ट और राज्य विश्वविद्यालय जिसका अभी उद्घाटन होना है, और संभवतः कुछ ही दिनों में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा इसका उद्घाटन किया जाएगा। इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो लोगों से बात करने पर सामने आई वह यह रही कि वह इस बात को लेकर के काफी आश्वस्त दिखे कि अगर उन्हें कोई जरूरत है अपने सांसद से या अपने प्रतिनिधि से, तो वह उन्हें समय पर मौजूद है। अगर यदा कदा सांसद नहीं भी हैं तो जो उनके भाई हैं या जो उनके प्रतिनिधि हैं, वो लोगों से तालमेल बिठा करके हमेशा लोगों के साथ चलने का काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से सत्ता, और दूसरी सबसे बड़ी चीज की सभी लोगों को यह दिख रहा है यहाँ पर बात करने के उनके लहजे से लगा, जिस तरह से सड़कों का विकास हुआ और अन्य विस्तारीकरण के काम हुए जो है, उनसे यहाँ की पब्लिक कहीं ना कहीं से संतुष्ट दिखी। जी बिल्कुल, तो लगातार हर एक अपडेट न्यूज़ स्टेट आप तक पहुंचा रहा है, और अजीत सिंह राठी हमारे सहयोगी भी इस वक्त हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। अजीत, अगर हम बात करें, बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। जो पहली सूची आई है उसमें उत्तराखंड के भी 3 नाम हैं, तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं बीजेपी ने बहुत ज़्यादा बदलाव का मूड नहीं बनाया है, और जिस तैयारी से वो लगातार चल रहे थे उसी के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, उत्तराखंड को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो आज फैसला लिया है उसमें 5 लोकसभा सीटों में से 3 के नाम घोषित कर दिए गए हैं, और तीनों प्रत्याशी वही हैं बनाए गए हैं जो सिटिंग एमपी हैं। अजय भट्ट नैनीताल सीट से एमपी हैं और केंद्र में राज्य मंत्री भी हैं। अजय टमटा बगल वाली सीट अल्मोड़ा पड़ती है, वहाँ से 2 बार के एमपी रह चुके हैं, तीसरा चुनाव अब लड़ेंगे, और अजय भट्ट दूसरा चुनाव लड़ेंगे लोकसभा का। और माला राज्य लक्ष्मी शाह जो टिहरी है, गढ़वाल की एक सीट है, तो माला राज्य लक्ष्मी शाह 3 बार एमपी रह चुकी है, 1 बार बाई इलेक्शन में और 2 बार फुल फ्लैज यानी 2014 और 2019। अब माला राज्य लक्ष्मी शाह चौथा लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो ये एक सिटिंग जो एमपी हैं उन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा जताया है। और अब ये भी कह सकते हैं कि
यहाँ पर बदलने का कोई बहुत औचित्य नहीं दिख रहा था। लेकिन जो 2 सीटें छोड़ दी गई है, पौड़ी गढ़वाल और हरिद्वार, सबसे कॉम्प्लिकेटेड सीट यही हैं। तो इसमें हरिद्वार में रमेश पोखरियाल निशंक इस समय एमपी हैं और 2 बार के एमपी हैं और केंद्र में शिक्षा मंत्री थे, बीच में ही उनको हटा दिया गया था। उनकी जगह कौन लेगा ये देखने वाली बात होगी। और इधर पौड़ी गढ़वाल, यहाँ से पूर्व मुख्यमंत्री इस समय सांसद थे तीरथ सिंह रावत, और आपको याद होगा कि जब लोकसभा के एमपी थे वो उन्हें बीच में ही मुख्यमंत्री बनाया गया था और फिर उसके बाद उनको हटा दिया गया था 4 महीने के भीतर। वो वहाँ से सीटिंग एमपी हैं और पहली बार के एमपी वहाँ से हैं। हरिद्वार से 2 बार एमपी निशंक रह चुके हैं। इन दोनों की जगह कौन आएगा या दूसरी लिस्ट में इन्हीं का नाम आएगा, भाजपा शिविर से जो जानकारी मिल रही है दोनों के टिकट काटे जा रहे हैं, इनकी जगह किसी और को लिया जा रहा है। और लेकिन निशंक के जो समर्थक हैं वो अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त हैं। उनको लगता है कि जो दूसरी सूची आएगी रमेश पोखरियाल निशंक का नाम उसमें जरूर आएगा। लेकिन यहाँ जिन नामों की चर्चा चल रही है हरिद्वार में, उनमें त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं, मदन कौशिक है, जयतीश्वर आनंद है और इसके अलावा एक आध नाम और भी हैं। पौड़ी गढ़वाल से इसी तरह से अनिल बलूनी का नाम चल रहा है, त्रिवेंद्र सिंह रावत का नाम वहाँ भी चल रहा है और सिटिंग एमपी तीरथ सिंह रावत का नाम अभी चूंकि लिया ही जा रहा है। जब तक कोई प्रत्याशी घोषित ना हो जाए दावेदार तमाम रहते हैं। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने 5 लोकसभा सीटों के लिए पहली एक खेप में 3 प्रत्याशियों को घोषित कर दिया, तीनों सिटिंग एमपी है। जी।